मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था और यदि हम पुराणों की माने तो इस विशाल साम्राज्य का अंत सन 187 ईसा पूर्व में हुआ। इस साम्राज्य का अंत किया पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे और उन्होंने अपने ही सम्राट की हत्या कर दी। जो भी उपलब्ध अभी हमारे पास प्रमाण हैं उससे तो यही हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का अंत इस हत्या से हुआ। परंतु यदि हम इस प्रमाण को मान ले तो कई प्रश्न हमारे सामने उभर कर आते हैं। प्रथम तो प्रश्न यह उठता है कि कैसे बृहद्रथ की हत्या करने के बारे में पुष्यमित्र शुंग ने न केवल सोचा अपितु इसे कर भी डाला। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि कैसे इतनी सरलता से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राज्यवंश का न केवल अंत किया बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के राज्यवंश की स्थापना की। यदि हम इतिहासकारों को पढ़ें तो उनका यह मानना है कि इतना अचानक हुए इस अंत के पीछे ऐसी कई परिस्थितियां थीं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के विघटन को जन्म दिया। इसीलिए यदि हमें जानना है कि मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और क्या समस्याएं हैं हमारे सामने जब हम मौर्य साम्राज्य के अंत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह देखना होगा कि जो इतिहासकार हैं वह इस साम्राज्य के अंत को किस प्रकार से समझते हैं। यदि हम आरंभिक इतिहासकारों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है विंसेंट ए स्मिथ का। विंसेंट ए स्मिथ अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहते हैं कि अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। परंतु इस पतन के पीछे क्या कारण थे, इसके विषय में विंसेंट स्मिथ अधिक नहीं लिखते। विंसेंट स्मिथ के पश्चात हम पाते हैं कि अन्य इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के अंत के विषय में लिखना आरंभ कर दिया था। और यदि हम इन इतिहासकारों को पढ़ें तो हम पाते हैं कि इन इतिहासकारों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे 3 मुख्य कारण थे। यदि हम प्रथम कारण को देखें तो यह अत्यंत सरल है। इसके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे अशोक ही उत्तरदायी हैं और इस कारण को प्रस्तुत करने वाले आरंभिक विद्वानों में से हरप्रसाद शास्त्री प्रमुख हैं। 1910 में अपने एक लेख जिसका नाम कॉजेस ऑफ द डिसेंबरमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर में वह लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की निष्ठा ने उन्हें विरोधी प्रदान किए, विशेष रूप से वह धार्मिक समुदाय जिन्हें अशोक से पूर्व राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस व्याख्या में हमें ब्राह्मणिकल रेवोल्यूशन या ब्राह्मणवादी क्रांति जैसे कथन पढ़ने को मिलते हैं। इस व्याख्या के अनुसार अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उस प्रतिक्रियावाद की पराकाष्ठा थी जो अशोक की प्रतिकूल ब्राह्मण नीति के विरुद्ध उठा था। अब इस व्याख्या पर कई प्रश्न उठते हैं। प्रथम तो हरप्रसाद शास्त्री या अन्य इतिहासकार जो ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद को एक मुख्य कारण मानते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन को लेकर, तो वह क्या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो प्रथम प्रमाण तो वह अशोक के अभिलेख ही देते हैं। मुख्य रूप से अशोक का वह अभिलेख जहां वह कहते हैं यहाँ किसी जीव का वध और यज्ञ नहीं होना चाहिए और कोई उत्सव समारोह नहीं होना चाहिए। अशोक के इस कथन से हरप्रसाद शास्त्री यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अशोक का यह कथन ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि यज्ञ कर्म से ब्राह्मण ही जुड़े थे और यह उनकी आजीविका का स्रोत था। और यदि अशोक इस यज्ञ और कर्म में बाधा डालते हैं तो वह उनकी आजीविका पर बाधा डाल रहे हैं। तो हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि क्या हरप्रसाद शास्त्री का यह कथन सत्य है? मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि यदि हम अशोक के प्रमुख अभिलेखों को पढ़ें, मुख्य रूप से तीसरे, चौथे और 11वें को, तो हम पाते हैं कि इन अभिलेखों में भी अशोक जीव हत्या से दूर रहने की बात करते हैं, किंतु साथ साथ वह यह भी कहते हैं कि ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। यदि अशोक ब्राह्मण विरोधी होते तो वह ऐसा क्यों कहते। अब आइए देखते हैं इतिहासकारों द्वारा दूसरा कारण क्या बताया जाता है
जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इस कारण के अनुसार अशोक की अहिंसा नीति ने ही मौर्य साम्राज्य का पतन सुनिश्चित कर दिया था। तर्क यह दिया जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और उन्होंने अपने सैन्य बल पर उचित ध्यान नहीं दिया, जिससे कि मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था दुर्बल पड़ गई और इस कारण से अंत में मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। इतिहासकार जो इस कारण का समर्थन करते हैं वह अशोक के चौथे प्रमुख अभिलेख को इसका आधार बनाते हैं। इस अभिलेख में अशोक यह कहते हैं कि अब भीरी घोष के स्थान पर धम्म घोष हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीरी घोष युद्ध डंकों के निनाद का प्रतीक है, वहीं धम्म घोष बताता है धर्म का उद्घोष। इसी कथन से कुछ विद्वानों का यह कहना है कि अशोक ने अहिंसा का मार्ग त्याग दिया था और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। परंतु क्या यह वास्तव में सत्य है? नहीं, क्योंकि यदि हम अशोक के 13वें प्रमुख अभिलेख को देखें तो हम यह पाते हैं कि यहाँ अशोक अपने पुत्रों और पौत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह धम्मलेख इस उद्देश्य से उत्कीर्ण कराया गया है कि मेरे पुत्र या पौत्र नए विजय के उपरांत सौम्य दंड नीति का अनुसरण करें, वे धम्म विजय को ही वास्तविक विजय समझें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, धम्म विजय की बात तो अवश्य की गई है, परंतु इसके साथ साथ विजय की बात भी की गई है और यह विजय सैन्य विजय है। तो जिससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने अपने सैन्य बल का त्याग कहीं नहीं किया था। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि अशोक इन अभिलेखों में स्वयं की बनाई हुई छवि को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें अशोक के 13वें अभिलेख में पढ़ने को मिलता है, जहां अशोक कलिंग के युद्ध के प्रति खेद प्रकट कर रहे हैं। अशोक कहते हैं कि कलिंग को जीतकर प्रियदर्शी यानी अशोक को पश्चाताप हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो उसके लोगों का वध, मृत्यु और निर्वासन देवप्रिय के लिए अत्यंत दुखद होता है और उनके मन पर भारी बोझ बन जाता है। इस अभिलेख से तो ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक कलिंग युद्ध में हुई अहिंसा को लेकर बहुत आहत हैं और अशोक ने निश्चय ही इन अभिलेखों को कलिंग में भी उत्कीर्ण करवाया होगा, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पाते हैं कि प्राचीन कलिंग में 2 स्थान हैं जहां पर हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। प्रथम है धौली और दूसरा है जौगढ़। इन दोनों स्थानों पर हम यह पाते हैं कि अशोक का यह 13वां अभिलेख नहीं है। इसके स्थान पर अशोक कठोरता से यह कहते हैं, राजा चाहता है कि उन्हें यानी कलिंग के लोगों को उसके कारण कोई कष्ट ना हो। उन्हें समझना चाहिए कि राजा उन्हें यथासंभव क्षमा करेगा और धम्म का पालन कर वे इस लोक और परलोक की प्राप्ति करें। इस अभिलेख को पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक कलिंग के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हैं तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि अशोक की वास्तविक नीतियों का यह अभिलेख दर्पण है। अब यदि हम पुनः मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि मौर्य साम्राज्य के जो प्रांतीय शासक थे वह बहुत अत्याचारी थे, जिसने मौर्य साम्राज्य को दुर्बल कर दिया। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अधिक कर के कारण मौर्य साम्राज्य दुर्बल हो गया, परंतु इन दोनों कारणों को आधार बनाने के लिए हमारे पास उपलब्ध प्रमाण बहुत कम है। इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यदि हम मौर्य शासन काल की बात करें तो हम यह पाते हैं कि अशोक के पश्चात जो मौर्य राजा आए उनका शासन काल बहुत कम था। यदि हम मौर्य साम्राज्य के कुल शासन काल को देखें तो वह 137 वर्ष था। इस 137 वर्षों में प्रथम 3 शासक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक ने कुल मिलाकर 85 वर्ष तक राज्य किया, परंतु अशोक के बाद के 52 वर्षों में 6 सम्राट हुए। एक अध्ययन के अनुसार अशोक के बाद के राजाओं ने
इतने साल शासन किया। अशोक के बाद हुए इन राजाओं के छोटे शासनकाल से हम यह कह सकते हैं कि बार बार हुए सत्ता परिवर्तन ने मौर्य साम्राज्य को खोखला कर दिया। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, जिससे कि मौर्य साम्राज्य का विघटन सुनिश्चित हो गया। पूर्ण रूप से यह हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन को लेकर जो भी साक्ष्य हमारे पास अभी उपलब्ध है वह एक सटीक उत्तर का निर्माण करने की अनुमति नहीं देते। जब हम यह सटीक रूप से नहीं कह सकते कि अशोक के पश्चात मौर्य राजा कौन कौन थे, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंत किस प्रकार से हुआ। अशोक के बाद हुए इन राजाओं के बारे में जानना कितना कठिन है वह आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां मैंने यह बताने की कोशिश की है कि इतिहासकारों द्वारा किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है इस तथ्य को जानने के लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।